हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2। चैप्टर हमारा चल रहा है ह्यूमन सेटलमेंट्स। बुक्स है हमारा फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 एनसीईआरटी। चलिए बिना देरी किए फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, यानी कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। इसके पहले के टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में पढ़ लिए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट होगा आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स जरूर मिलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, यानी कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं क्या क्या हैं। Rural settlements in the developing countries are in large number and poorly equipped with infrastructure. विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक है एवं इनका आधारभूत ढांचा भी अविकसित है। They represent a great challenge and opportunity for planners. ये नियोजकों के सम्मुख बड़ी चुनौती और सुअवसर प्रस्तुत करते हैं। Supply of water to rural settlements in developing countries is not adequate. विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। People in villages, particularly in mountainous and arid areas, have to walk long distances to fetch drinking water. पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। Waterborne diseases such as cholera and jaundice tend to be a common problem. The countries of South Asia face conditions of drought and flood very often. Crop cultivation sequences in the absence of irrigation also suffer. जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि सामान्य समस्या है। दक्षिणी एशिया के देश प्रायः बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहते हैं। सिंचाई सुविधाएं कम होने से कृषि कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है। The general absence of toilet and garbage disposal facilities cause health-related problems. शौच घर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं नगण्य हैं, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहती हैं। The design and use of building materials of houses vary from one ecological region to another. मकानों की रूपरेखा एवं उनके लिए प्रयुक्त होने वाले गृह निर्माण सामग्री हर पारिस्थितिक प्रदेश में भिन्न होती हैं। The houses made up of mud, wood and thatch remain susceptible to damage during heavy rains and floods and require proper maintenance every year. जो मकान मिट्टी, लकड़ी एवं छप्पर के बनाए जाते हैं उन्हें भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय काफ़ी नुकसान पहुंचता है और हर वर्ष उनके उचित रखरखाव की आवश्यकता पड़ती है। Most house designs are typically deficient in proper ventilation. Besides, the design of a house includes the animal shed along with its fodder store within it. This is purposely done to keep the domestic animals and their food properly protected from wild animals. अधिकतर मकानों की रूपरेखा भी ऐसी होती है जिसमें उपयुक्त संवातन नहीं होता है। एक ही मकान में मनुष्य के साथ पशु भी रहते हैं। इसी मकान में पशु शेड और उनके चारा रखने की भी जगह होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जंगली जानवरों से पालतू पशुओं और उनके चारे की रक्षा उचित ढंग से हो सके। Unmetalled roads and lack of modern communication network creates a unique problem. कच्ची सड़क एवं आधुनिक संचार के साधनों की कमी भी यहाँ की प्रमुख समस्या है। During rainy season, the settlements remain cut off and pose serious difficulties in providing emergency services. वर्षा ऋतु में इन क्षेत्रों का संपर्क आसपास के क्षेत्र से कट जाता है, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में भी गंभीर कठिनाइयां उपलब्ध हो जाती हैं। It is also difficult to provide adequate health and educational infrastructure for their large rural population. विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना भी कठिन हो जाता है। द प्रॉब्लम इज पार्टिकुलरली सीरियस वेयर प्रॉपर विलेजाइजेशन हैज नॉट टेकन प्लेस एंड हाउसेज आर स्कैटर्ड ओवर लार्ज एरिया। यह समस्या उस समय और विकट हो जाती है जब ग्रामीणीकरण उचित प्रकार से नहीं हुआ है और विशाल क्षेत्र में मकान दूर तक विकसित होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्बन सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स हमने पढ़ लिया, उसकी समस्याएं भी पढ़ ली। अब है अर्बन सेटलमेंट्स, यानी कि नगरीय बस्तियां। रैपिड अर्बन ग्रोथ इज अ रिसेंट फेनोमेनन। तीव्र नगरीय विकास एक नूतन परिघटना है। अंटिल रिसेंट टाइम्स फ्यू सेटलमेंट्स रीच द पॉपुलेशन साइज ऑफ मोर देन अ फ्यू थाउजेंड इनहैबिटेंट्स। कुछ समय पूर्व तक बहुत ही कम बस्तियां कुछ हजार से अधिक निवासियों वाली थी। द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच अ पॉपुलेशन ऑफ 1 million was the city of London by around AD 1810. By 1982, approximately around AD 1810
By 1982, approximately 175 cities in the world had crossed the 1 million population mark. प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या लगभग 1810 ईस्वी तक 10 लाख हो गई थी। 1982 में विश्व में करीब 175 नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। Presently, 54% of the world's population lives in urban settlements compared to only 3% in the year 1800. 1800 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, जबकि वर्तमान समय में 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यहाँ एक टेबल दिया गया है परसेंटेज का। परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज, यानी कि विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। ये आप लोग देख लीजिएगा, ईयर के वाइज दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, यानी कि नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरियाज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न है। सम ऑफ द कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। वर्गीकरण के कुछ सामान्य आधार जनसंख्या का आकार, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय एवं प्रशासकीय ढांचा है। पॉपुलेशन साइज, यानी कि जनसंख्या का आकार। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड बाय मोस्ट कंट्रीज टू डिफाइन अर्बन एरियाज। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है। द लोअर लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन साइज फॉर अ सेटलमेंट टू बी डेजिग्नेटेड एज अर्बन इन इज 1500 in Colombia, 2000 in Argentina and Portugal, 2500 in USA and Thailand, 5000 in India and 30,000 in Japan. नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं थाईलैंड में 2500, भारत में 5000 एवं जापान में 30,000 व्यक्ति है। Besides the size of population, the density of 400 persons per square kilometer and share of non-agricultural workers are taken into consideration in India. भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए एवं साथ ही साथ गैर कृषि कार्य में लगी जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। Countries with low density of population may choose a lower number as the cutoff figure compared to densely populated countries. विभिन्न देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक या कम होने की स्थिति में घनत्व वाला मापदंड उसी के अनुरूप बढ़ा या घटा दिया जाता है। इन डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड, ऑल प्लेसेस विथ अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 250 पर्सन्स आर कॉल्ड अर्बन। डेनमार्क, स्वीडन और एवं फिनलैंड में 250 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले सभी क्षेत्र नगरीय कहलाते हैं। द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर अ सिटी इज 300 in Iceland, whereas in Canada and Venezuela it is 1000 persons. आइसलैंड में नगर होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 300 मनुष्य होनी चाहिए, जबकि कनाडा एवं वेनेजुएला में यह संख्या 1000 व्यक्ति है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि व्यावसायिक संरचना। In some countries such as India, the major economic activities in addition to the size of the population is designating a settlement as urban are also taken as a criterion. जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में जैसे भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियां निर्दिष्ट करने के लिए मापदंड माना जाता है। Similarly, in Italy, a settlement is called urban if more than 50% of its economically productive population is engaged in non-agricultural pursuits. India has set this criteria at 75%. इसी प्रकार इटली में उस बस्ती को नगरीय कहा जाता है जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। भारत में यह मापदंड 75% का रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन। द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इज अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग अ सेटलमेंट एज अर्बन इन सम कंट्रीज। कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने के हेतु प्रशासनिक ढांचे को मापदंड माना जाता है। For example, in India, a settlement of any size is classified as urban if it has a municipality, cantonment board, or notified area council. Similarly, in Latin American countries such as Brazil and Bolivia, any administrative center is considered urban irrespective of its population size. तो उदाहरण के लिए भारत में किसी भी आकार की बस्तियों को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहां नगर पालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति है। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के देश ब्राजील एवं बोलीविया में जनसंख्या आकार का ध्यान नहीं रखते हुए किसी भी प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। अब है लोकेशन, यानी कि स्थिति।
Location of urban centers is examined reference to their function. Sorry. लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स इज एग्जामिन्ड विथ रेफरेंस टू देयर फंक्शन. नगरीय क्षेत्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, द सिटिंग रिक्वायरमेंट फॉर अ हॉलीडे रिजॉर्ट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन इंडस्ट्रियल टाउन, अ मिलिट्री सेंटर और अ सी पोर्ट. उदाहरण के तौर पर किसी अवकाश सैरागाह की स्थिति के लिए जो आवश्यक बातें होनी चाहिए वे औद्योगिक नगर, सेना नगर या एक समुद्री पतन नगर के लिए आवश्यक स्थितियों से भिन्न होती हैं. Strategic towns require sites offering natural defense. Mining towns require the presence of economically valuable minerals. Industrial towns generally need local energy supplies or raw materials. Tourist centers require attractive scenery or a marine beach, a spring with medicinal water, or historical relics. Ports require a harbor, etc. सामरिक नगरों की स्थिति ऐसी जगह हो जहां इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिले. खनिज नगरों के लिए क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिजों का पाया जाना आवश्यक है. औद्योगिक नगरों के लिए स्थानीय शक्ति के साधन एवं कच्चा माल. पर्यटन केंद्र के लिए आकर्षक दृश्य या सामूहिक तट, औषधीय जल वाला झरना या कोई ऐतिहासिक अवशेष. पतन के लिए पोताश्रय का होना आवश्यक है. Locations of the earliest urban settlements were based on the availability of water, building materials and fertile land. प्राचीन नगरीय बस्तियों की स्थिति जल, गृह निर्माण सामग्री एवं उपजाऊ भूमि उपलब्धता पर निर्भर रहती है. Today, while these considerations still remain valid, modern technology plays a significant role in locating urban settlements far away from the source of these materials. Piped water can be supplied to a distant settlement. Building material can be transported from long distances. यद्यपि वर्तमान में भी उपरोक्त कारकों का महत्व कम नहीं हुआ है, फिर भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण ऐसे क्षेत्रों में भी नगरीय बस्तियां विकसित हो रही हैं जहां उपरोक्त सुविधाएं न हो. पाइपलाइन के द्वारा जल दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है एवं यातायात के साधनों के माध्यम से गृह निर्माण सामग्री भी दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त की जा सकती है. अपार्ट फ्रॉम साइट, द सिचुएशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स. नगरों के विस्तार में स्थान के अलावा उनकी स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. The urban centers which are located close to an important trade route have experienced rapid development. नगरों के विस्तार में स्थान के अलावा उनकी स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित है उनका विकास तेजी से हुआ है. फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर्स यानी कि नगरीय क्षेत्रों के कार्य. The earliest towns were centers of administration, trade, industry, defense and religious importance. प्राचीन नगर प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे. The significance of defense and religion as differentiating functions has declined in general, but other functions have entered the list. Today, several new functions such as recreational, residential, transport, mining, manufacturing, and most recently activities related to information technology are carried on its specialized towns. Some of these functions do not necessarily require the urban center to have any fundamental relationship with their neighboring rural areas. प्राचीन नगर प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे. वर्तमान समय में सुरक्षा तथा धर्म का कार्यात्मक विभेदीकरण के रूप में महत्व घटा है, परंतु कई अन्य कार्य इस सूची में जुड़ गए हैं. आजकल कई नए कार्य जैसे मनोरंजनात्मक, यातायात, खनन, निर्माण, आवासीय तथा सबसे नवीन सूचना प्रौद्योगिकी आदि कुछ विशिष्ट नगरों में संपन्न होते हैं. इनमें से कुछ कार्यों के लिए नगरीय केंद्रों को समीप के ग्रामीण क्षेत्रों से किसी भी प्रकार के आधारभूत संबंधों की आवश्यकता नहीं होती है. What would be the effects of information and communication technology ICT as a function on the development of existing and new settlements? यह क्वेश्चन दिया गया जिसका मतलब है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक कार्य के रूप में वर्तमान एवं नवीन बस्तियों के विकास पर क्या प्रभाव होगा. एक्टिविटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी करने को दिया गया है, क्रियाकलाप. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सिटीज वर अर्लियर फंक्शंस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वंस. यानी कि उन शहरों की सूची बनाइए जिनमें नए कार्यों ने पुराने कार्यों का स्थान ले लिया है. तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये मैं नहीं बताने वाली. In spite of towns performing multiple functions, we refer to their dominant function. यद्यपि नगर बहुत से कार्य करते हैं पर हम केवल उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का ही उल्लेख करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी थिंक ऑफ शेफील्ड एज एन इंडस्ट्रियल सिटी, लंदन एज अ पोर्ट सिटी, चंडीगढ़ एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी एंड सो ऑन. तो उदाहरण के लिए हम शेफील्ड को औद्योगिक नगर, लंदन को पतन नगर यानी पोर्ट सिटी, चंडीगढ़ को प्रशासकीय नगर सोचते हैं.
Large cities have a rather greater diversity of functions. Besides, all cities are dynamic and over a period of time may develop new functions. Most of the early 19th century fishing ports in England have now developed tourism. बड़े नगरों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं. इसके अतिरिक्त समय के अनुसार नए नए कार्य विकसित होते रहते हैं. इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में मछली पकड़ने वाले पत्तनों ने अब पर्यटन को विकसित कर लिया है. Many of the old market towns are now known for manufacturing activities. Towns and cities are classified into the following categories. कई प्राचीन बाजार नगर अब विनिर्माण कार्यों के लिए जाने जाते हैं. नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है. एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, और फिर है ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स, फिर कल्चरल टाउन्स. 3 है इसमें. फ्रेंड्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में. अभी के लिए हम लोग यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ लेंगे ये जो भी टाउन्स एंड सिटीज़ आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स, कल्चरल टाउन्स. उसके बाद थोड़ा सा है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत बचा रह गया है. तो ये वीडियो थोड़ा छोटा है बट थर्ड वीडियो अच्छा खासा होगा, 20-25 मिनट का. तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे. अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.